हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको डिटेल पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारी ई बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अभी हाल फिलहाल में बदला गया है। खेल रत्न पुरस्कार 2021 की प्राप्तकर्ता कृष्णा नागर का संबंध किससे है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित, इनको मिलेगा इस बार खेल रत्न। डेमन गुलगुट ने किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता? द प्रॉमिस के लिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस गॉड धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आज दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आप आंसर जरूर किया करो। भले से ही आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर ना पता हो, लेकिन अगर 3 पता है 3 का आंसर कीजिए, 2 पता है 2 का आंसर कीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके लिखें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रिकॉल वैल्यू है वो बढ़ेगी माइंड की। ठीक है, तो आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर विश्व कैंसर दिवस के बारे में बात की जाए तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है आपको, कैंसर से रिलेटेड है दोनों। भारत में कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 2014 में भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके द्वारा घोषणा की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कैंसर रोग की रोकथाम और इससे बचाव के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ये दिवस 7 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 7 नवंबर को मैडम क्यूरी का होता है जन्मदिन, तो इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मैडम क्यूरी दोस्तों ये पहली महिला नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता थी। आपको पता होगा दोस्तों 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और उसी टाइम इनको मिल गया था। इनको हालांकि 2 बार मिल चुका है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। मैडम क्यूरी ने ही दोस्तों रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों की खोज की है। तो कैंसर की लड़ाई में इनका योगदान भी काफ़ी ज़्यादा रहा था। इस वजह से इनकी जयंती के अवसर पर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत दोस्तों कर्नाटक राज्य की लगभग 58 ऐसी सरकारी जो योजनाएं हैं, 58 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका फायदा जो जनता है, पब्लिक है, आम जनता है, उसके घर घर जाकर के प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आय प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, या फिर पेंशन से रिलेटेड वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब से जुड़ी जो भी स्कीम की जो योजनाओं का जो लाभ होता है वो घर घर जाकर के पहुंचाया जाएगा गवर्नमेंट स्कीम को। ठीक है, तो इस वजह से इस योजना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? बसवराज एस बोम्मई के द्वारा, जो कि अभी नए सीएम बने हैं कर्नाटक के। क्लियर? इनसे पहले कौन थे सीएम? इनसे पहले थे दोस्तों बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब ये बसवराज एस बोम्मई यानी बीएस बोम्मई नियुक्त हुए, नए यहाँ के बने हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अभी बीएस येदियुरप्पा से भी ये क्वेश्चन आया था, उनको अभी सुपर कोरोना वॉरियर्स का पुरस्कार मिला था। तो ये भी पूछा जा सकता है कर्नाटक के किस पूर्व सीएम को सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे बीएस येदियुरप्पा। इसके अलावा दोस्तों अभी कर्नाटक का ही स्थापना दिवस मनाया गया था 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मैंने आपको बताया था ना कि 6 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो उसमें कर्नाटक भी था। अभी एक और रैंकिंग आई थी, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स।
तो इसमें कर्नाटक ही तो था टॉप पर, बड़े राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक टॉप पर था। ओके, पिछली बार राजस्थान टॉप पर था, इस बार कर्नाटक टॉप पर है। तो इन 3 क्वेश्चन को आप कर्नाटक से याद रखेंगे। ये तो करंट अफेयर की बात हुई। स्टैटिक्स में बात करें तो आप कर्नाटक मैप में देखेंगे, यहां पर है कर्नाटका। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक अपना बॉर्डर देखिए किससे किससे शेयर कर रहा है, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक। बेंगलुरु यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ की राजधानी है। बसवराज एस बोम्बई, ये दोस्तों बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। झीलों के बारे में बात करें तो पंपा सरोवर, वेगूर झील आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक का यक्षगान आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में लगातार चौथी बार शीर्ष पर कौन है? तो लगातार चौथी बार है दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये क्यूएस एशिया रैंकिंग में, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। ठीक है, अभी क्यूएस ने एशिया में जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जारी की है और इसमें ये यूनिवर्सिटी जो है वो है टॉप पर, लगातार चौथी बार, पिछले 4 वर्षों पर टॉप पर आ रही है। यहाँ पर टॉप 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो टॉप 3 में देखिए पेकिंग यूनिवर्सिटी है दूसरे स्थान पर, जो कि चाइना की है, और तीसरे स्थान पर है ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि भी सिंगापुर की ही है। तो सिंगापुर की टॉप 3 में 2 यूनिवर्सिटी हैं। क्लियर? इसको किसने जारी किया है? क्यूएस ने, क्यूएस यानी कि क्वाकुरली सिमंड्स ने इसे जारी किया है। भारत में अगर बात करें कि भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, तो दोस्तों देखिए टॉप 10 में तो कोई नहीं है। टॉप 50 में हम लोग कह सकते हैं 2 है। एक तो 42वें स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है और 45वें स्थान पर कौन सी है? आईआईटी दिल्ली। फिर 54वें स्थान पर आईआईटी मद्रास है। तो इस प्रकार से टोटल 687 यूनिवर्सिटीज में 117 भारतीय यूनिवर्सिटी जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से 7 जो हैं वो टॉप 100 में जगह बना पाई हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताया था। मैंने आपको बताया था टाइम हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की है। तो विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो थी टॉप पर। सेकंड पर मैसाचुसेट्स थी और थर्ड पर थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन आपको करते रहना है समय समय पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसने अभी हाल ही में मिला है हिमाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट को, एक तो वहाँ के दस्तानों को और एक वहाँ के जुराबों को। जुराब यानी कि मोजा जो होता है, ठीक है, जैसे सॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ये दोनों प्रोडक्ट हैं। ये लाहौल स्पीति जिले में पाए जाते हैं, जो कि एक जनजातीय जिला माना जाता है। तो वहाँ पर ये हैंडमेड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। इसके लिए आवेदन 2019 में ही किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब जाकर के अप्रूवल दिया हुआ है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में तो मैं आपको बहुत बार चीज़ें बता ही चुका हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए और उस प्रोडक्ट का ग्लोबल मार्केट में लाने के लिए और उसकी प्रोडक्ट की और ज़्यादा ब्रांडिंग करने के लिए, साथ ही साथ प्राइस फिक्स करने के लिए, इन सब कारणों की वजह से दिया जाता है जीआई टैग। यानी जीआई टैग दिए जाने से किसी प्रोडक्ट को इन सब चीज़ों से, इन सब तरीकों से फायदे मिलते हैं। जीआई टैग पर अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, उसमें सभी जीआई टैग आए हुए हैं 2021 के। आप बेहतर होगा आप उसको जरूर देखें। फिलहाल 2-3 मैं आपका रिवीजन भी करवा दे रहा हूं इसी वीडियो में। जैसे अभी तमिलनाडु के 3 उत्पाद को, 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। एक करुपुर कलमकारी पेंटिंग को दिया गया, दूसरा कल्लाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी को दिया गया और एक कन्याकुमारी लौंग को दिया गया था जीआई टैग। इसके अलावा दोस्तों अभी केरल के 2 प्रोडक्ट को दिया गया था। तो तमिलनाडु के 3 और केरल के 2 प्रोडक्ट। केरल का कौन कौन सा था? एक तो था एड्यूर मिर्च और एक था कुट्टी कट्टूर आम। तो दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी?
तो अभी हाल ही में सुधा मूर्ति जी ने द सेज विथ टू हॉर्न्स नाम की एक नई पुस्तक अपनी लिखी हुई है। सुधा मूर्ति ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और नारायण कृष्ण मूर्ति की ये वाइफ है। ठीक है, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये बहुत ही फेमस ये राइटर भी हैं और एंटरप्रेन्योर तो हैं ही। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, लगातार ये पुस्तकें लिखा करती हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। तो इनमें से मैं कुछ आपको आज भी बताने वाला हूं। फिलहाल इस पुस्तक का नाम, जो कि ये लेटेस्ट है, तो इसको आप याद रखेंगे, द सेज विथ टू हॉर्न्स। ओके, तो इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। इनकी कुछ और पुस्तक जो फेमस हैं, जैसे द अपसाइड डाउन किंग, हियर देयर एवरीवेयर, द डाटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री, ये पुस्तकें हैं। और वैसे विकिपीडिया में जाकर के आप इनकी पुस्तकों की लिस्ट देखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी बुक्स ये लिख चुकी हैं। तो काफ़ी फेमस ये लेखिका भी हैं और राइटर भी हैं और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबल शांति अकादमी द्वारा पार्श्व गायन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में आदित्य नारायण जी को दोस्तों नेल्सन मंडेला नोबल शांति अकादमी के द्वारा पार्श्व गायन या कहें कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आदित्य नारायण ये सिंगर हैं, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है मानद डॉक्टरेट से। इनको दोस्तों अभी हाल ही में मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के द्वारा, सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। क्लियर, इनके डिजिटल शैक्षणिक उत्कृष्टता और स्थिरता विकास के लिए, इनके प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग के लिए। ओके, अब देखिए एक बात अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी कल मैंने नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार बताया, वो क्या था? देखिए वो था नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार और ये है डॉक्टरेट की उपाधि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष का नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो आप बताएंगे अजय कुमार शर्मा। लेकिन अगर पार्श्व गायन के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से कौन सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे आदित्य नारायण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी? तो वो बन गई हैं सारा टेलर। सारा टेलर दोस्तों ये इंग्लैंड की खिलाड़ी थी, एक्चुअली में संन्यास ले चुकी हैं। ये विकेट कीपर बल्लेबाज थी इंग्लैंड की। ठीक है, तो इनको अभी हाल में कोच बनाया गया है और पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की ये पहली महिला कोच बन गई हैं। ये टी10 लीग में कोच के रूप में काम करेंगी। अभी टी10 लीग शुरू होने वाला है अबू धाबी में। टी10 लीग क्या होगा, ये जैसे टी20 होता है ना, तो टी20 का मतलब वो होता है 20-20 ओवर का। टी10 जो होगा वो 10-10 ओवर का क्रिकेट होगा। ठीक है, तो ये अभी अबू धाबी में शुरू होने वाला है, यानी कि कहें कि यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में ही शुरू होने वाला है, जहां पर वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय टी20 का। तो वहां पर ये भी होगा, कब से होगा? 19 नवंबर से। तो उसमें टीम अबू धाबी की ये सहायक कोच के रूप में काम करेंगी सारा टेलर, जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल बैच आया हुआ है दोस्तों, खाकी बैच। बहुत ही शानदार बैच है। कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैथ की वीडियो आनी शुरू हो चुकी हैं और इसके अलावा यूपी स्पेशल जीके की भी वीडियो आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको इससे सस्ता और इससे बेस्ट कोर्स नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए मैंने एसएससी जीडी के जो लोग लिए थे बैच, उनको फ्री में दिया हुआ है ये बैच। साथ ही साथ जो लोग खाकी बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको इसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा का मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि आपको दोस्तों मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, 10 मॉक टेस्ट अब बढ़ा कर दिया गया है। इसके अलावा डिटेल नोट्स दिया जा रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर की हमारी सारी ई बुक्स दी जा रही है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको ई बुक दी जा रही है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर की क्लास, यूपी स्पेशल जीके की क्लास, ये सारी चीज़ें एडिशनल दी जा रही हैं। तो यानी कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है 399 में। तो आप इसे ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप को इंस्टॉल करना होगा और वहीं पर ये कोर्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो द मॉर्निंग कंसल्ट ने दोस्तों अभी हाल ही में एक बार फिर से रैंकिंग जारी की है और इसमें एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। एक्चुअली में शुरू के जो टॉप के 4 हैं वो 4 अनचेंज्ड हैं। अभी जब मैं पिछली बार मैं आपको बताया था, मॉर्निंग कंसल्ट का ही बताया था, तो उसमें टॉप 4 जो हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं।
आपको टॉप 5 याद रखना है, ठीक है। 5 में एक नाम नया चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पर पहले तो जो बाइडेन थे, अब आ गए हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जो बोरिस जॉनसन 8वें नंबर पर थे, वो पहुंच गए हैं 10वें नंबर पर। तो शुरू का टॉप तो आपको बिल्कुल वैसे ही याद रखना है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको 70% की रेटिंग मिली है। लोपेज ओब्राडोर ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, ये 66% की रेटिंग के साथ हैं। मारियो द्राघी जो हैं इटली के प्रधानमंत्री हैं, ये तीसरे स्थान पर। एंजेला मार्केल ये चौथे स्थान पर हैं, जर्मन चांसलर। और 5वें पर आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन। क्लियर है। अब देखिए छठा और 10वां आपको याद रखना है। छठे स्थान पर है जो बाइडेन, पहले ये 5वें स्थान पर थे, अब छठे पर आ गए हैं। 10वें स्थान पर आ गए हैं बोरिस जॉनसन, पहले ये 8वें स्थान पर थे, ठीक है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है। तो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन बना? तो दोस्तों देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर एक स्टेशन है उसी जिले में ही, हबीबगंज। तो उसी स्टेशन को वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है रेलवे स्टेशन। इसमें सारी एयरपोर्ट वाली सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे जो यात्री हों वो भीड़ भाड़ से भी बच सकें, सीधा अपनी सीट तक पहुंच सकें, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें दी जा रही हैं। तो ये भारत का पहला होगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। हबीबगंज में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी 15 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। ओके, इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये पीपीपी मॉडल पर है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है। यानी इसमें पब्लिक सेक्टर की भी भागीदारी है, गवर्नमेंट की भी भागीदारी है और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध वायलिन वादक प्रभाकर जोग का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। बहुत ही फेमस वायलिन वादक थे प्रभाकर जोग। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये थे प्रभाकर जोग। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 89 ईयर के हो चुके थे, हालांकि ये बुढ़ापे की वजह से इनका निधन हुआ है। तो ये 6 दशकों से, यानी कि कहें कि लगभग 60 वर्षों से ज़्यादा समय तक ये संगीतज्ञ और संगीतकार के रूप में काम कर चुके थे। इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों और मराठी फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन किया संगीत के रूप में। ये भारत और दुबई में गनारे वायलिन शो के तौर पर ज़्यादा फेमस हुए। 80 से ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किए। क्लियर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, प्रभाकर जोग। तो बस दोस्तों ये तो था हमारे आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग आजकल वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज वीडियो को शेयर करो। दोबारा से आपको सब कुछ दिया जाना शुरू हो चुका है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। डिटेल में आपको पीडीएफ दी जाती है, डिटेल में क्विज दी जाती है आपको एप्लीकेशन पर। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में भी मैं डिटेल के साथ रिवीजन करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं करंट अफेयर की, थोड़ा सा आप हमारी भी हेल्प करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। जितने लोग वीडियो देखो वीडियो को लाइक करो और कमेंट एक अच्छा सा जरूर कर दिया करो। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। इसके अलावा यूपीएसआई का मॉक टेस्ट वगैरह आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में यहाँ पर 99 मत पे कर देना, ये प्राइस सस्ता हुआ है। आप यहाँ पर 49 पे करके भी आप पा सकते हैं 10 फुल मॉक टेस्ट। तो जाइए जल्द से एप्लीकेशन पर, देखिए वहाँ पर कूपन कोड क्या है, अप्लाई कीजिए और इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। MZT ऐप पर ही आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करें तो आज आपको इन 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। दुनिया की पहली कोविड-19 रोधी दवा कौन सी है? अफगानिस्तान या कहें कि तालिबान, इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? और एशियन गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।